मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ विभाग में निदेशक पर भी कार्यरत हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों पर चर्चा की है और शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रमुख पर्चा मनोविज्ञान स्नातक के पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलता है और उस नाते हमने विभिन्न चर्चाओं को यहाँ पर समाविष्ट करने की कोशिश की है। पिछली चर्चा में हमने मनोविज्ञान कहाँ से आरंभ हुआ, मनोविज्ञान ने कितने पड़ावों को पार किया और उन पड़ावों को पार करके आज व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, उस तक हमने चर्चा की थी। आज हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अगर हम मानते हैं तो विज्ञान और व्यवहार का सम्मिश्रण कैसे है और क्यों हम इसको विज्ञान के रूप में मानते हैं, कैसे विज्ञान के रूप में ये हमारे सामने हुआ, उसको अगर हम जानेंगे तो हमें व्यवहार को समझने में ज़्यादा स्पष्टता हो सकेगी। आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाता है। मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में एवं शिक्षा शास्त्र से इसके संबंध को समझने के पूर्व इन दोनों शब्दों विज्ञान और व्यवहार उसको समझना आवश्यक है। सरल रूप में विज्ञान को ज्ञान के व्यवस्थित ढंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम कहते हैं ना, विज्ञान के लिए प्रकृति के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या है ना, इसको समझने के लिए हमने विज्ञान को थोड़ा और अधिक स्पष्टता से समझने की कोशिश की है। जो विज्ञान सम्मत ज्ञान है, उस विज्ञान सम्मत ज्ञान में 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, कोई संशय की स्थिति नहीं, जो अपने आप में तथ्यपूर्ण है, स्पष्ट है। दूसरी बात, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कार्य कारण संबंध, कोई घटना घटित हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या था। वेरिफिएबिलिटी, सत्यापनीयता, अगर हमने कोई सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया है तो उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। अगर हमने कोई सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया है तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो लागू किया जा सकता है। और गत्यात्मकता, डायनामिज्म है, स्थिर नहीं है, उसके पीछे एक विशेष तत्व है, विचारधारा है। उन बातों को समझते हुए इन 5 विशेषताओं को अगर हम कहीं पाते हैं तो हम कहेंगे कि वो विज्ञान सम्मत ज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञान सम्मत ज्ञान की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। विज्ञान सम्मत ज्ञान कार्य और कारण संबंधों को स्पष्ट करता है, इसमें पूर्व कथन संभव हो सकते हैं और परिणामों को सिद्ध भी किया जा सकता है। इसलिए विज्ञान सम्मत ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होता है एवं इस ज्ञान में परिमार्जन की संभावना सदैव ही हो सकती है। मॉडिफिकेशन, आगे के आगे नई खोज करो और नई खोज करके उसके व्यवहार में परिमार्जन करो, इसकी यहाँ पर गुंजाइश है। इसलिए विज्ञान सम्मत ज्ञान का उद्भव वैज्ञानिक विधि के अनुसार होता है, वैज्ञानिक विधि के अनुसार होता है, अनुसरण करते हुए होता है, साइंटिफिक मेथड। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक मेथड के जो चरण हैं वो क्या हैं। तो वैज्ञानिक विधि के 5 प्रमुख सोपान हैं। पहला निरीक्षण, दूसरा आलेखन, तीसरा वर्गीकरण, चौथा सामान्यीकरण और 5वां सत्यापन। ये 5 आपने जो ऑब्जर्व किया है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया है, उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उसको क्लासीफाई करें। क्लासीफाई करने के बाद जनरलाइज करें और जनरलाइज करने के बाद वेरीफाई करें। ये 5 जो सोपान हैं, जहाँ कहीं भी इन सोपानों का उपयोग करते हुए हम व्यवहार को देखते हैं तो हम कहेंगे कि हम वैज्ञानिक विधि के चरणों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान को समस्त ज्ञान यथा प्रत्यय, नियम, सिद्धांत
तथा अनुप्रयोगों को वैज्ञानिक विधि के उपरोक्त वर्णित 5 सोपानों का अनुसरण करके ही प्रतिपादित किया गया है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो प्रश्न उठता है व्यवहार क्या है? भाई बिहेवियर की बात कर रहे हो ना, हम कहते हैं कि ऐसा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है तो विज्ञान को तो समझ लिया, अब व्यवहार क्या है उसको भी तो समझें, तभी तो हम कह पाएंगे कि भाई ये व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार क्या है? वास्तव में मनुष्य अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करता है वही उसका व्यवहार है। प्रतिक्रियाएं मतलब दुनिया के सामने उपस्थित हुआ, प्रकट हुआ, और अब प्रतिक्रियाएं कर रहा है, पीछे उद्दीपक होंगे, उद्दीपकों की भूमिका होगी, संज्ञान की भूमिका होगी, मस्तिष्क में कई तत्वों की भूमिका होगी, लेकिन हमें दिखाई पड़ रही प्रतिक्रियाओं के रूप में। इसलिए वो जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं कर रहा है वही उसका व्यवहार है। अब उस व्यवहार को समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार की परिभाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत की, जिसमें वुडवर्थ कहते हैं जीवन का कोई भी प्रस्फुटन क्रिया है। जीवन का कोई भी प्रस्फुटन क्रिया है एवं क्रियाओं का सामूहिक नाम व्यवहार है। जो कुछ भी उसने हमारे सामने प्रकट किया, दुनिया के सामने प्रकट किया, वो सब क्रियाओं के रूप में आया और वो सामूहिक रूप से उसको हम व्यवहार के रूप में जानेंगे। जेम्स क्लेवर कहते हैं जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य अथवा पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यहां पर एक और शब्द डालते हैं, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों। जीवन इतना सरल नहीं है, कई जटिलताएं उसके सामने आती हैं, लेकिन इन जटिलताओं में भी वह कैसे प्रतिक्रिया करता है, उस प्रतिक्रियाओं को भी हम व्यवहार रूप में जानते हैं, ऐसा जेम्स क्लेवर का मानना है। व्यवहार शब्द के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक, हमको दिखाई तो बाह्य रूप में पड़ रही हैं, लेकिन भीतर भी हैं। तो बाह्य तथा आंतरिक वे सभी प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। यह प्रक्रियाएं ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक किसी भी एक प्रकार की अथवा संयुक्त प्रकार की हो सकती हैं। इसलिए व्यवहार के 3 पक्ष की बात की गई है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो वो व्यवहार के इन जो 3 तत्व हैं, चाहे इन 3 तत्वों को पृथक पृथक रूप में वो प्रकट हो, चाहे इन तीनों का समग्र रूप संयुक्त रूप में हमारे सामने प्रकट हो, वह सब एक व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है। इसलिए मनुष्य का व्यवहार, प्राणी का व्यवहार सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है, निर्भर करता है परिस्थितियां कैसी हैं। व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं, इसीलिए व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता होती है। एक ही परिस्थिति होगी आपके लिए, मेरे लिए, इनके लिए, सबके लिए, लेकिन व्यवहार का प्रकटीकरण विभिन्न मनुष्यों के द्वारा अलग अलग होगा, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर उसका जो संज्ञान है, उसके संज्ञान के विभिन्न तत्व हैं, उन तत्वों का उद्दीपन के साथ सम्मिश्रण कैसे होता है, परिस्थितियों में कैसे वह उनको सामंजस्य बिठाता है, उससे वो भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसलिए हम कहेंगे व्यवहार में एक रूपता नहीं होती, वैयक्तिक भिन्नता होती है, लेकिन वो हमेशा उद्देश्य केंद्रित होता है, पर्पसफुल होता है। बिना पर्पस के कोई व्यवहार प्रकट नहीं होता। इसलिए व्यवहार उद्देश्य केंद्रित होता है और व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए स्वाभाविक ही है कि शरीर के अंगों के संचालन के साथ साथ चिंतन, तर्क, कल्पना, भाव, दृष्टिकोण, विचार, मानसिक प्रक्रियाएं भी व्यवहार को परिलक्षित करती हैं। ये सारे तत्व संज्ञान से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का कॉग्निशन है और इस कॉग्निशन की विशेष भूमिका है। कैसे चिंतन करता है, कैसे तर्क करता है, वातावरण में उसको क्या क्या विभिन्न तत्व मिले हैं, उन तत्वों के साथ कैसे वो जूझता है, कैसे सामंजस्य बिठाता है, और कई बार
वह अपनी जो भीतर की शक्तियां हैं उन शक्तियों के साथ कुछ कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है, भाव रूप में प्रकट करता है, अपना विचारधारा प्रकट करता है, अपनी दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखता है। ऐसे अनेक तत्व जो मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में भीतर में संज्ञान के रूप में, ये संज्ञान न होता तो कल्पना कीजिए मनुष्य का व्यवहार क्या दुनिया के सामने प्रकट हो पाता। इस संज्ञान को समझने की ज़रूरत है। संज्ञान एक विशेष भूमिका निभाता है मनुष्य के व्यवहार को प्रकट करने में। इसलिए इन शरीर के विभिन्न अंगों को संचालित करने में संज्ञान के इन विभिन्न तत्वों की विशेष भूमिका होती है। इसलिए उसको हमें व्यवहार को समझने में साथ में लेकर चलना होगा। इसलिए कहा गया है व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये हमने मनोविज्ञान की व्यापक परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की। हमने कहा ना व्यवहार का विज्ञान है, कहे ना छोटा सा शब्द है व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन व्यवहार का विज्ञान किस रूप में है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर उसको थोड़ा सा स्पष्टता प्रदान की है कि व्यवहार के कारणों किन किन कारणों से प्रकट हो रहा है, व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को समझने के लिए किन किन प्रोसेसेस को वो काम में ले रहा है, उन प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, साइंटिफिक अप्रोच काम में लेते हुए बिहेवियर को समझना ही मनोविज्ञान है। ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मनोविज्ञान को ज़्यादा व्यापक रूप में समझ सकेंगे। और जिसको उसको कहते हैं ना इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर। जो साइंस ऑफ बिहेवियर का सूत्र हम दुनिया के सामने आज मनोविज्ञान के लिए कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ये साइंस ऑफ बिहेवियर के पीछे कितनी एक व्यापक प्रक्रिया, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशन, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर विद द साइंटिफिक अप्रोच, ये जो जुड़ा हुआ है उसको समझने के लिए आज हमने व्यवहार को समझने के लिए विज्ञान को समझने की कोशिश की, विज्ञान की विशेषताओं को समझने की हमने कोशिश की। 5 विशेषताओं को कैसे हम यहाँ पर इसमें समावेशित कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश की। और चूंकि व्यवहार को समझने के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच काम में लेनी है, इसलिए हमें वैज्ञानिक विधि के 5 सोपानों को समझने की बात की कि कैसे कैसे 5 सोपानों को काम में लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन के दौरान, क्लासिफिकेशन के दौरान, जनरलाइजेशन के दौरान और किसी नियम के रूप में पहुंचने के दौरान, इन सब को समझने की कोशिश की। और इस विज्ञान की जो समझ हमें बनी है वो विज्ञान की समझ मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको हमने समझने की कोशिश की। हम ये नहीं कह सकते कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ। दुनिया में हर जो मनुष्य जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, जिसके भीतर बुद्धि के भीतर संश्लेषण विश्लेषण करने की समझ है, एक व्यापक क्षमता मनुष्य को जन्मजात बुद्धि के रूप में मिली है, तो हर मनुष्य ये विज्ञान का विद्यार्थी है। विज्ञान उसके भीतर समावेशित है और उस विज्ञान की प्रकृति को वो समझते हुए अगर मनुष्य के व्यवहार को समझता है तो ये एक प्रमुख सूत्र जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है उसको समझने में वह निश्चित रूप से सफल हो सकेगा। और अगर हम शिक्षक लोग इसको समझ गए तो बालक के व्यवहार को इस साइंटिफिक अप्रोच से समझ करके कक्षा परिस्थितियों को ज़्यादा प्रभावी रूप प्रस्तुत कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।